अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अच्छा जी, एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा, एक बात मैं पहले मैच हो गया है, लेट्स गेट बैक टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। बिकॉज़ ऑब्वियसली वी डिडंट विन आइदर, सो इट्स बेटर टू गेट बैक टू मोर प्रेसिंग इश्यूज। लेकिन एक दो लाइनें उस कल के एक्सपीरियंस के बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे। इट वाज अ गुड मैच, जिसे कहते हैं ना पैसा वसूल मैच। वन साइडेड नहीं था, जिसको हम कहते हैं कि मैच पड़ गया था। मैच पड़ गया था, नेल बाइटिंग था। जीतने वालों तो आई एम श्योर खुश होंगे ही, लेकिन पता नहीं उतने खुश होंगे जितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और हारने वाले को भी इतना गम नहीं करना चाहिए। उनको भी लाले पड़ गए थे एंड में, उनसे भी उनको ठीक ठाक लाले पड़ गए थे। लेकिन व्हाट आई लाइक्ड अबाउट आवर टीम वाज कि सारों ने ब्लैक आर्मबैंड्स पहने हुए थे, ऑब्वियसली इन सपोर्ट ऑफ ऑल द फ्लड इफेक्टीज इन पाकिस्तान। तो वो जज्बा जो था वो मैच में भी साथ लेके गए, व्हिच एक्चुअली वाज वेरी इंडियरिंग कि आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तानी प्लेयर्स हो, पाकिस्तानी सिटीजन्स हो, दे कैन नॉट फॉरगेट एट द मोमेंट कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक्चुअली प्रेसिंग इशू यही है, जो हकीकत है हमारे सामने यही है कि एक तो जो हाल हुआ है मुल्क का अक्रॉस द कंट्री, मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाब ने जो तबाही मचाई है, और लिटरली अब तो यही जो एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि महीनों सालों भी लग सकते हैं लोगों को दोबारा से अपनी ज़िंदगियों में वापस नॉर्मल लाने में, रिहैबिलिटेट करने में, इनको इनके घरों को दोबारा बसाने में। और इसके अलावा आप मार्केट चले जाएं और फलों सब्जियों की कीमतें सुन के अभी से आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक तो राब्ता मुनक़ता है, दूसरा फसलें तबाह हो गई हैं, जगह जगह पानी खड़ा है। तो अल्लाह ही है जो हम सब की अब मदद करे। इनफैक्ट आपको पता ही है, एक दफ़ा फिर ऑल्दो हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि मुल्क की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब जो है वो तबाहकारियाँ मचा रहा है। जिस तरह आपको विजुअल्स भी इस वक्त दिखा रहे हैं, सैलाबी रेले बस्तियाँ उजाड़ते, फसलें तबाह करते, माल मवेशी अपने साथ बहाते आगे बढ़ रहे हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 119 अफराद जो हैं सिर्फ लास्ट 24 आवर्स की हम बात कर रहे हैं, 70 से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। वी आर ओनली गिविंग यू, हम एक 24 घंटे का हवाला आपको बता रहे हैं। और कितने ही लोग हैं जिनको गुज़श्ता 24 घंटों में, पर्टिकुलरली आर्मी एविएशन के हम हेलीकॉप्टर्स का ज़रूर तस्करा करेंगे। मुतअद्दिद अफराद को मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू किया गया है, उन्हें हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया है। सो ये साथ साथ सरगर्मियाँ भी जारी है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में जितने भी मौजूद मुखय्यर अफराद हैं उनसे अपील की है कि इस वक्त अपनी कौम के साथ खड़े हो जाएं। इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है, और इस वक्त अपनी डिफरेंसेस जो है ना, वो जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं, पोलराइजेशन, वो सब कुछ आप ज़रा साइड पे रखें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी मैटर बिकॉज पाकिस्तान मैटर्स। मतलब हम हैं एक ही, बीच में हमारी जैसे एक घर में थोड़ी सी लड़ाइयाँ पड़ी होती हैं, लेकिन एक ख़ानदान, एक फैमिली, एक मुल्क तो एक ही है। तो बाकी सारे डिफरेंसेस छोड़ दें, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले सिंध की बात करें तो बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी का दबाव जो है वो बढ़ने के बाद ज़िला दादू की तहसील मेहड़ की आखिरी डिफेंस लाइन सुप्रियो बंद में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। और रेलों ने मेहड़ का, आपको बता दें कि बिल्कुल इसका रुख तब्दील कर लिया है और 100 से ज़ायद देहात मुतासर होने का खदशा है। पानी का दबाव कम करने के लिए सिंध हुकूमत ने जूही बैराज में खुद शगाफ डाला है। सैलाबी पानी जूही शहर समेत 6 से ज़ायद देहात, इनफैक्ट अब इसकी तादाद 60 बताई जा रही है, 60 देहात को मुतासर करेगा। कंडियारों के करीब दरियाए सिंध में तुग़यानी से ज़मींदारा बंद टूट जाने से सैलाबी पानी बिखरी में दाखिल हो गया है। सांगड़ के करीब सेम नाले का शगाफ पुर ना किया जा सका और पानी सांगड़ शहर की जाने बढ़ने लगा है। जुड्डू के करीब आपको बता दें रोशनाबाद पर नदी में शगाफ पड़ने से सैलाबी रेले बदीन की जानेब बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। हालात जो हैं वो सेम टू सेम ही चल रहे हैं। हर जगह पानी ने तबाही मचाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं और 4 सदा में 1,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। जरा फिगर्स देखें, दीज आर नॉट अ फ्यू हंड्रेड, और ये पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले की हम बात कर रहे हैं। 4 सदा ऐसा ही है। और मुतासरीन की बड़ी तादाद जो है वो पेशावर मोटरवे पर पनाह लिए हुए हैं। लिटरली सड़कों की साइड पर लोग रह रहे हैं। और नौशहरा में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल है। DI खान में 250 देहात जो है वो डूब चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन बड़े बुरे हाल में है। एक्चुअली हाल तो सारों का ही बहुत बुरा है, और इस बुरे हाल में खुले आसमान तले सड़कों पर पड़े हैं। विजुअल्स अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, जो पीपल जस्ट सिटीजन्स अराउंड वो जो पुटअप कर रहे हैं
कुछ तो ऐसी वीडियोस हैं जो कि लिटरली हम दिखाना भी नहीं चाहते, इतने बुरे हालात हैं, दिखा सकते भी नहीं है। और पर्टिकुलरली वो विजुअल्स जहाँ पे हमारे सामने हमने देखा है कि सैलाबी पानी, सैलाबी रेला बच्चों को बहा कर लेके जा रहा है और बाज़-औक़ात माँ बाप भी उनके हमरा हैं या माँ बाप साइड पे हैं और बच्चे बह रहे हैं। आप सोच सकते हैं एज़ पेरेंट, एज़ अ सिटीज़न, एज़ अ इंसान कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या गुजर रही है मुख्तलिफ ख़ानदानों पर। और ये एक ख़ानदान नहीं है, 3 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जो किसी न किसी तरह इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद। अगर आप ये तस्वीरें, ये विजुअल्स देखें तो शायद जिनके अपने बच्चे हैं, जिनके ऑब्वियसली हर किसी के माँ बाप तो होते ही हैं, और जिस हालात में ये लोग हैं, तो शायद आपको वो दर्द माइल करे कि इनकी मदद करना इस वक्त, और कुछ ना करें, इनकी मदद जो कर सकते हैं। और माना कि पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त वैसे ही गुजर रहा था, इन्फ्लेशन हमारी कहाँ तक महंगाई पहुंची हुई है, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कर सकें। पहाड़ी तोदे जो हैं उन्होंने भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पाक आर्मी एविएशन के पायलट्स ने कोहिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक सैलाब में फंसे शख्स को बचाया। ISPR के मुताबिक GOC मंगला डिवीज़न और कमांडर मंगला ब्रिगेड के करीब फ्लड असेसमेंट पर थे ये लोग, और हंगामी कॉल पर कीमती जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा गया। पायलट ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हेलीकॉप्टर को नीचे लाकर फंसे शख्स को रेस्क्यू किया। आर्मी टीम बर वक्त ना पहुंचती तो सैलाब में फंसा शख्स डूब सकता था। खैबर पख्तूनख्वा में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर। और वैसे बाय द वे हम बड़ा हम्बली ये दरख्वास्त करना चाहेंगे तमाम लोगों से, ये कोई मौसम है सयाहत पे जाने का? ये मौसम ये अभी नहीं है, ये सयाह, और आपको पता है कि बहुत से ट्रैकर्स भी आए और मेरी बात सुने, जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। कौन जाता है पहाड़ी इलाकों में इन मौसमों में, लैंडस्लाइडिंग और मॉनसून जो फॉरेनर्स हैं वो कुछ अरसे से आए ही हुए थे, तो जब आप उसी एरिया में हैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, तो आप फंस के यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट टू पास, नॉट नोइंग कि ये पास नहीं होने वाला, ये पास आपको लेके ही पास होगा। तो सुनिए जरा। जिस तरह कि आपको पता है कि जो हालिया फ्लैश फ्लड आया है, इसने ना सिर्फ सवात के लोगों को बल्कि यहाँ पे जो बाहर से दूसरे इलाकों से आने वाले सियाह थे सवात में और कुमराट में और पीर में, उनको बहुत शदीद मुतासिर किया है। कुछ लोग यहाँ पे पिछले 48 to 72 आवर्स से स्ट्रैंडेड हैं। हमारी जो जिस तरह हमें आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस हैं और 11 कोर की इंस्ट्रक्शंस हैं, हम हर जो टूरिस्ट है उस तक इंशाल्लाह वी विल रीच टू देम, और हमने उनसे अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। पिछले 36 आवर्स में हमने 15 जो लोग हैं उनको कुमराट से रेस्क्यू किया है, अराउंड 50 जो हैं उनको हमने कलाम से रेस्क्यू किया है, और 50 और जो हैं वो आज हम शाम से पहले कलाम से रेस्क्यू कर लेंगे। ओवरऑल अगर मैं सवात की बात करूं तो इसमें हमने तकरीबन कोई 1200 से 1300 के करीब जो डिफरेंट इन पार्ट्स ऑफ सवात जो कि बहुत दूर अफ्तादा और इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, वहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। 47 के करीब हमने जो रिलीफ कैंप्स हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं, और अराउंड 256 फैमिलीज़ जो हैं उसमें उनको हम फूड भी दे रहे हैं, उनको बोर्डिंग और लॉजिंग उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सलाम है इन तमाम कोशिशों को, इन जवानों को, इन अफसरान को जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए, पता है इन हालात में हेलीकॉप्टर ऑपरेट करना, चलाना, उसको नीचे लैंड कराना, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना। कुमराट वैली में ही कितने स्टूडेंट्स की वीडियोस पहुँच रही थी, और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने हैं। कल हमने एक और वीडियो देखी जिसमें जियो न्यूज़ पे जैसे ही वो जो अफराद फंसे हुए थे वो बता रहे थे कि जियो पे जैसे ही खबर चली हमने जियो को वीडियो भेजी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सो हम यहाँ तमाम लोग, आप भी जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, सबकी ये कोशिश है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी कंट्रीब्यूट कर सके करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ने काफ़ी एक मैसिव एरिया पे एक दौरा आप कर लें और एक आंखों देखा हाल हमें दिखाने के लिए वहाँ पहुँची है। नादिया सबूही इज़ विद अस, जॉइनिंग अस फ्रॉम नौशहरा। नादिया बताइए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज टेलिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिर वीडियोस भी सामने आ रही हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, क्या हालात देख रही हैं? कुछ दिनों में, पिछले 1-2 दिनों में जब से ये आवाज़ ज़रा ज़्यादा उठी है कि लोगों की मदद की जाए, आपको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है या फिर हालात बुरे ही हैं?
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब से सैलाब की सूरत हाल है मैं कवरेज कर रही हूं और बहुत सारे इलाकों में जा रही हूं जहां तक हमारी पहुंच है। हमने कोशिश की है कि वहां पहुंचें और लोगों के मसाइल को जानें, उनसे उनकी ज़बानी सुने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके ज़ोरान खेल में। ये वो इलाका है जहाँ पर 500 मकानात ऐसे हैं जो ज़ेरे आब आए हुए हैं। अगर कैमरामैन फजल हुसैन सैयद आपको दिखा सकें तो मेरे अकब में देखें कि ये वो लोग हैं जिनके घर चूँकि पानी इनके घरों में दाखिल हुआ है और 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और ये जो लोग हैं ये बेबसी में हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और उनका गिला यही है कि इनको कहीं से किसी किस्म की ना तो इमदाद मिल रही है, ना ही हुकूमत की जानिब से कोई यहाँ पर आया है। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे अहम चीज़ ये कि हमारी कौम जो है वो जब भी कोई कुदरती आफत आई, चाहे ज़लज़ले हैं चाहे सैलाब हैं, तो उनके हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। उन्होंने कोशिश की है कि अपनी मदद आपके तहत वो अपने इलाकों में एक दूसरे का साथ दे सकें। यहाँ पर बहुत सारे अहले मोहल्ला खड़े हुए हैं, 500 से ज़्यादा मकानात के मकीन जो यहाँ पर मर्द हजरात मौजूद हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी भी निकाल रहे हैं। उनको मुश्किलात तो यकीनन हैं, गिले शिकवे भी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यही है कि नौशहरा में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची, हुकूमती लोग नहीं पहुँचे। इनके घरों में जो रिहायशी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम मजबूरी तौर पे अगर नौशहरा की बात करें, चूँकि मैं नौशहरा को देख रही हूँ और कोशिश ये कर रहे हैं जितना हमें टाइम मिल सके, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो पाकिस्तानी कौम का बताती है कि जब पाकिस्तानी कौम पे इस तरह की मुसीबत की घड़ी आती है तो सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं कि मज़दाक हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी बचाएं। अपने आप को बचाना तो एक अलग, दूसरों को भी बचाना। मैं यहाँ पर देख रही थी कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, कॉम्पिटेंट, उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स छोड़ के मोबाइल जो मेडिकल कैंप्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं, वो जा रहे हैं। और ऐसे में चूँकि वबाई अमराज फैल जाते हैं, अभी आप देखें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पानी है वो गंदा है, आलूदा पानी है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बीमार हो चुके हैं, किसी को बुखार हो गया है। और आपको पता है इस मौसम में डेंगू भी ज़्यादा होता है। तो ये डॉक्टर्स जो हैं, यंग डॉक्टर्स, इनके कैंप्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे और ये ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं मोबाइल अपने कैंप्स में, मोबाइल जो एम्बुलेंसेस लेके, कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इनको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि इंसानियत की खिदमत के लिए ये पहुँच रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें खाने पीने की, तो यहाँ के जो अहले मोहल्ला हैं उनसे हमारी बात अभी हो रही थी, तो उनका यही कहना है कि ख़वातीन को तो उन्होंने महफूज मकामात पर पहुँचाया था, लेकिन चूँकि वो चाहते हैं कि वो अपने घरों में वापस आएँ, तो अभी आप देख भी हैं कि कुछ ख़वातीन जो गई हुई थी 2-3 दिन से यहाँ से गई हुई थी और इंतज़ामिया ने उनको ख़बरदार किया था कि आप लोग अपने घरों को छोड़ दें, तो वो वापस आ रही हैं। और यकीनन एक खातून के लिए उसका घर बहुत अहम होता है। अच्छा, अमलाक को जो नुकसान पहुँचा है वो तो है ही, और सर्टनली हम एरियल मनाजिर भी देख रहे हैं नादिया, फसलें और बागात उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसका सर्टनली बाद में ही तखमीना लगाया जा सकेगा। और ग़ज़ाई किल्लत का खदशा पूरे मुल्क के सर पर लिटरली इस वक्त मंडला रहा है। नादिया, आप हमें अपडेट कर रही हैं, आप भी सलामत रहें और जियो न्यूज़ के जितने भी रिपोर्टर्स हैं और जितने भी कैमरामैन, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, वो हमें मुल्क के तूलो अर्ज़ से कोने कोने से अपडेट कर रहा है। आपका शुक्रिया। फ़िलहाल अभी हम ज़रा मौसम की सूरत हाल मालूम कर लें कि आज़ाद कश्मीर में अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में, वादी केल और दीगर इलाकों में बारिशें नहीं रुक रही हैं और फिर वहाँ से पानी आएगा तो फिर दीगर जहाँ पे पहले ही सैलाबी सूरत हाल है नदी नालों और दरियाओं में, तो वहाँ से क्या कोई नए सैलाब का खतरा है, नए रेले आ सकते हैं? ये सारी सूरत हाल हम मालूम करते हैं। डॉक्टर ज़हीर बाबर, डायरेक्टर मेट, हैज जॉइंड अस। डॉक्टर ज़हीर, हमें कोई ऐसी खबर दें जिसमें ये बता दें कि अब मज़ीद बारिशें नहीं होंगी, ऑल्दो हम खबरें यही सुन रहे हैं कि अभी भी कुछ सिलसिला जो है वो चल रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। जो मॉनसून टिपिकली हमारे यहाँ जुलाई और अगस्त तक होता है और मिड सितंबर तक कंटिन्यू करता है। जो फेरोसिटी थी मॉनसून रेनफॉल्स की वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ख़ासतौर पे जो प्लेन एरियाज़ हैं सिंध के, बलूचिस्तान के, साउथ पंजाब के, वहाँ पे इस वीक में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मौसम जो है मुबी तौर पर सिंध, बलूचिस्तान के जो जनूबी हिस्से हैं और इसी तरह जो पंजाब के जो जनूबी हिस्से हैं इनमें ज़्यादातर जो है मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, लेकिन हब्स की कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से
जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए और जो रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है वो दिक्कत का जो है वो बायस बन सकती है। अलबत्ता जो पहाड़ी इलाके हैं, खैर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इनमें आइंदा 2 रोज़ के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, लेकिन फेरोसिटी ऑफ रेन्स, जितनी हमने इंटेंस रेनफॉल, जितनी ज़्यादा रेनफॉल देखी थी, उस तरह की रेनफॉल जो है वो फ़िलहाल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं। अच्छा, चूँकि अब मुल्क में लिटरली इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं अक्रॉस द कंट्री, हम देखें महकमा मौसमियात का भी बड़ा अहम किरदार होता है प्रिडिक्ट करने में, बताने में, अलर्ट जारी करने में। अब आप लोग एसेस कर रहे हैं कि जितना आप लोगों ने खदशा जाहिर किया था या बताया था उतना ही इस दफ़ा मॉनसून ने तबाही मचाई, या उस आपकी भी तवक्कुआत से ज़्यादा बारिशें हुई और तबाही हुई है? एक्चुअली हम लोग आपकी तवज्जो से गाय बगाए जो भी वेदर सिस्टम्स हिट कर रहे थे या अप्रोच कर रहे थे पाकिस्तान में, वो हम उनकी फ्यूरोसिटी और उनकी इंटेंसिटी जो है वो हम लोगों को जो है वो आगाह करते रहे। और इसमें आप लोगों का, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था कि जो हम लोग जो प्रेस रिलीजेस, जो वार्निंग्स, जो अलर्ट्स इशू करते रहे पूरे जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, उसके अंदर आप लोग उसको जो है लोगों को आगाही देते रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल्स जो है वो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, खासतौर पर पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मोर देन 200% रेनफॉल्स जो हैं पूरे मानसून सीजन में जुलाई और अगस्त में इस वक्त तक हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वंस अगेन फॉर पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड अस, आपने कहा है कि मानसून का जो पूरा सीजन होता है वो मिड सितंबर तक भी जाता है। अब आपने ये भी कहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो अब ज़रा कम होना स्टार्ट होगी है। हाउएवर हालात इतने बुरे हैं कि इसके ऊपर इतनी इंटेंस नहीं, चलो थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई तो वो भी एक मज़ीद प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो हम क्या बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेशक कम ही नौयत की हों? देखिए, जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज किया, सिंध के हैं, बलोचिस्तान के हैं, साउथ पंजाब के हैं, उनमें से तो इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है इस कमिंग वीक में एक्सपेक्टेड नहीं है। और जो फेरोसिटी ऑफ रेनफॉल्स थी, मानसून रेनफॉल्स की, वो काफ़ी हद तक जो है डिटीरिएट हो गई है, कम हो गई है। आइसोलेटेड रेनफॉल्स हैं। इसके अलावा हब्स की कैफियत, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी आइंदा एक हफ्ते के दौरान थोड़ा सा इजाफा होगा सिंध और बलोचिस्तान में, तो वो जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनको हब्स की कैफियत की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत का में इजाफा जो है वो किया जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ऑन ग्राउंड हेल्प कर रहे हैं, उनको भी मुश्किल हो सकती है हब्स की वजह से, गर्मी की वजह से। सो चैलेंजेस तो बेइंतहा हैं। अब ये बताइएगा कि ये बताया जा रहा है कि सिंध बलोचिस्तान में 30 साल रिकॉर्ड टूटा है। बाज़ लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने सारी उम्र कराची और इसके अतराफ में गुजारी है, वो कहते हैं हमने तो अपनी ज़िंदगी में सिंध में इतनी बारिश नहीं देखी है। आप लोगों के एस्टिमेट्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि पूरे अगर पाकिस्तान को भी असेसमेंट की जाए तो मोर देन 200% रेनफॉल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा तो हुई हैं। इस तरह बलोचिस्तान में भी मैनी टाइम्स जो है मोर देन ऑलमोस्ट 500, इस तरह सिंध में भी 400, मतलब अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स थी, खासतौर पर सिंध और बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में। इस तरह साउथ पंजाब में भी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड जो है इस दफ़ा मानसून जो है वो एक्सपीरियंस हुआ है। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। और अनप्रेसिडेंटेड इसकी मिसाल नहीं मिलती माजी में लिटरली, और जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है, हम सब के सामने हैं। और इस वक्त दोबारा से हमने कल भी आपसे यही अपील की थी कि अपनी कैपेसिटी में जितना भी हम मदद कर सकें, हमें इस वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होना है। हर किसी को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट एरिया में लाखों लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, बेघर हुए हैं। KP से नादिया सबूही ने अभी हमें किया था अपडेट, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू पंजाब। राजनपुर में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इलियास रज़ा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इलियास रज़ा, हालात बताएं, क्या आप किधर हैं एग्जैक्टली, लोकेशन भी बताएं, और कुछ बेहतरी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स बताएंगे कि कुछ पानी नीचे गया है, कुछ रिलीफ वर्क हो रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है। जी, हुमा अब्दुल्ला सुल्तान के एक माह से राजनपुर में जो मुसलसल बारिशें और सैलाब की जद में रहा है, तो अभी भी हालात खराब होते ही जा रहे हैं। जो पानी है अभी तक भी इलाकों में मौजूद है, और अब वहाँ पर बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, वबाई फूट पड़ी हैं।
की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हजारों की तादाद में इस टाइम इंडस हाईवे पे लोग कौमी शाहराह जो है वहाँ पर पनाह ली हुई है, खुले आसमान तले हैं, ना उनके पास कोई कैंप है ना राशन है। अब हमारी वजह से और मीडिया की वजह से बहुत सी बड़ी तादाद में लोग मुखिर हजरात आ रहे हैं जो इन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पहुँच रहे हैं। आपको सरकारी अदद शुमार की बात करता चलूँ तो राजापुर में 7 लाख एकड़ रकबा शदीद मुतासर हुआ है। तीनों तहसीलें इस टाइम मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है राजनपुर की, और इसमें 26,000 मकानात जो हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं, और इसमें 2,50,000 के करीब लोग इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। और अभी भी सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल जो रुझान का इलाका है वहाँ पर सतह मुसलसल भी बुलंद हो रही है, जहाँ से अभी भी लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। और इस टाइम दूसरी तरफ यह है कि अक्सर इलाकों के ज़मीनी रास्ते अभी तक भी मुनक़ता हैं, वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत भी हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग इस टाइम परेशान हैं, और जहाँ भी जाते हैं हर शख्स इस टाइम जो मुतासरीन है, परेशान है। राजापुर जिले में जो दरिया माश है वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत होती है। अब ज़राअत मुकम्मल तौर पर इस टाइम डूब चुकी है। 2,50,000 एकड़ रकबा ज़राअत से इस टाइम मुतासर हो चुका है। हर शख्स जिसकी तनख्वाह होती है वो हर महीने के बाद ये सोचता है कि मैं तनख्वाह आएगी तो मैं अपने घर के काम वगैरह करूँगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लूँगा। ये जो यहाँ के किसान हैं इनकी ज़रूरत सिर्फ ये कपास के दीगर फसलात होती है, अब ये मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके मकानात। ये नुकसान तो वो है जिसका खमियाजा महीनों भुगतना पड़ेगा, और लिटरली महीनों और सालों लग सकते हैं लोगों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में सेटल होते हुए जैसे ये थे। ये बताइएगा इलियास के अब साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आपको पता ही है तौसा, राजनपुर, अतराफ़ के इलाके, हुकूमत पंजाब कितनी मुतहर्रिक नज़र आ रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो यहाँ से बड़ी बड़ी सीटों और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे वो हैं अपने अपने इलाकों में? क्योंकि कल तक ऐसी इत्तलात थी कि साबिक वज़ीर आला तो शायद हैं भी लाहौर में। ये अभी तक यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है, तो इसमें 1 महीने से राजनपुर में सैलाब में डूबा हुआ है। सिर्फ एक दिन के लिए वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर तशरीफ लाए थे और वो यहाँ से वापस चले गए थे। उसके बाद अभी तक यहाँ पर किसी भी हुकूमती अहदेदार यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये इम्कान होता है कि वज़ीर आला भी आ रहे हैं, वज़ीर आज़म एक्स वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस इलाके का दौरा करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। तमाम अफराद इस टाइम जो सैलाब मुतासरीन है ये सब बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत की तरफ से कोई भी यहाँ पर हमें कोई भी काम नजर नहीं आ रहा। जो फ्लड बंद है वहाँ भी अब दरिया सिंध में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया कि ऐसा ही है। इलियास बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ जो टीम है उनका भी शुक्रिया, और जियो न्यूज़ की कोशिश है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ से, मुल्क के कोने कोने से जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, जहाँ लोगों की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, जहाँ लोगों की आवाज़ हम वतनों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, हम और हमारी टीम ये कोशिश कर रही है और हम करते रहेंगे। हमेशा यही किया है और इस मरतबा भी यही कर रहे हैं। और हमारा फोकस आपने देखा होगा एटलीस्ट जियो पाकिस्तान का और ओवरऑल जियो न्यूज़ की 24 घंटे की ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सियासत अपनी जगह चल रही है, पाकिस्तान इंडिया मैच अपनी जगह चल रहा है, लेकिन हमारा फोकस कल भी और आज भी इसी सूरत हाल पर है कि हमारे मुल्क में एक इतनी बड़ी तबाही है जो दिहाइयों में नहीं आई है। लिटरली अगर इसका मैग्नीट्यूड और स्केल देखें ना तो 2005 के ज़लज़ले से बड़ी अपैरेंटली तबाही हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ सकता है, आ रहा है, आया है, क्योंकि हमारे मुल्क के मौशी हालात भी तो इस सारी सिचुएशन को या ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को और ज़्यादा अबतर कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहेंगे कि आगे बढ़ो, मदद करो, क्योंकि अब और कोई चारा भी नहीं रहा। अगले 1.5 घंटे में हम और भी जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं, वहाँ से आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स का आंखों देखा हाल जो है वो बताएंगे, और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस किस अशिया की इस वक्त अशद ज़रूरत है, और अगर तो आप डोनेट कर सकते हैं इन काइंड और कैश, तो आप एग्जैक्टली क्या दें ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो। और हम थ्रू आउट नीचे आपको मुख्तलिफ डोनेशन जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से आगाह कर रहे हैं कि अगर कहीं भी जहां भी आपका दिल मानता है वहां आप डोनेट कीजिए, लेकिन मदद कीजिए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक भाई। और अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग इज़, आपको पता ही है कि बहुत से डोनेशंस वगैरह तो आ रही हैं, प्लेजेस बहुत से आ रहे हैं, तो एक और डोनेशन जिसका जिक्र हो रहा है और विच वी फील वाज, मैं कहती हूँ कि एक
नीड ऑफ द मोमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले T20 मैच की गेट मनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में अतिया करने का ऐलान कर दिया है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग अमाउंट बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले ही आपको बता दें कि पहला T20 जो है वो 20 सितंबर को कराची में खेला जाएगा और ज़राए के मुताबिक बोर्ड मुतवक्के आमदनी जो है वो 1 करोड़ रुपया है। तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये जो होगा ये हम प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड में अगले माह ये जमा करवा दिए जाएंगे। चेयरमैन BCB रमीज़ राजा का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेडियम आएँ और ताकि सैलाब मुतासर अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। अच्छा जी, कल के मैच की बात कर लेते हैं। हम सब नहीं देखा, बिल्कुल बात करनी है और कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम सर्टनली तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे, इनफैक्ट एक्सपर्ट से बात करेंगे कि किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर के कप्तानी के जो फ्लॉज हैं अब वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। देखिए, सर्टनली वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, पाकिस्तान टीम के नंबर 1 प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कैप्टन्स लर्न ओवर टाइम और बाबर की कप्तानी के फ्लॉज अब खुलकर मैदान में सामने आना शुरू हो गए। लेकिन वो जो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम दे डू, बट एट द सेम टाइम वो जो हमारे कोचेस वगैरह बैठे हुए हैं कि क्या कोई पैगाम रसानी का सिलसिला होता है, बता दिया जाए कि बाबर आप ऐसे कर लो तो बेहतर होगा, या फिर ऑन द ओन छोड़ दिया जाता है? क्या पहले तो हमने देखा है कि कोई पानी पिलाने के बहाने कुछ बता दिया जाता था कोच की तरफ से, सकलैन हैं, यूसुफ हैं, दीगर लोग हैं, सो वैसा कोई सिलसिला हो सकता था, नहीं हो सकता था। फिर कुछ डिसीजंस गलत लिए जिसका नतीजा भुगतना पड़ा, कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए जिसका बात हो रही है। तो क्या ना नुकसान हुआ। इन अ फुटनोट हियर कि बाबर की कप्तानी की भी बात हो, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी की भी बात हो, क्योंकि उधर भी ठीक ठाक किस्म के फ्लॉज थे। मतलब लेकिन हमने तो अपनी बात करनी है, ठीक है, बट वी हैव टू बी फेयर ऑन बोथ साइड्स, ताकि बिल्कुल ये ना लगे कि हम अपने आप को ही सुनाते चले जा रहे हैं। देयर आर थिंग्स टू बी लर्नड ऑन बोथ साइड्स एंड एट द एंड ऑफ द डे देखिए हम मैच हारे हैं। सो सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, ओवरऑल सबसे पहले तो हम आपसे तज्जिया लेंगे कि भाई कल के मैच, मतलब ठीक है पैसे वसूल मैच थे, जो क्राउड एक्सपेक्ट करता है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच से, हाई वोल्टेज मैच था, मतलब एक दफा तो लिटरली हमने रुला ही दिया था उन्हें और एक वो मैच पड़ गया था। लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस पे अब आ जाते हैं, इस चीज से बाहर निकल के क्या रेट करेंगे या क्या आपके ओपिनियंस हैं कल की परफॉर्मेंसेस पे? यार अभी आप फ्लड रिलीफ की बात करें, थोड़ी सी मैं उस पर बात करता हूँ कि जो नदीम अरशद हैं, जो जेवलिन थ्रो जो गोल्ड मेडल लिया, उन्होंने 10 लाख रुपए अपनी जीत और बहुत बड़ा, आप देखें वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छी एक अमाउंट जो है उसको देनी चाहिए। हमने जो है 1 करोड़ रुपए PCB की, मैं इसको बहुत कम समझता हूँ। एनीवे, ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब हम बात करते हैं कल के मैच के, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है। जो पाकिस्तान इंडिया का एक मैच होना चाहिए, इंडियन समझ रहे थे कि वो हमें बिल्कुल वॉक ओवर कर जाएंगे, ऐसा नहीं था। मगर इंडियंस के, अब रोहित शर्मा की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ आए। अगर आपने नोट किया हो कि शुरू के 5 लड़के हमारे बाउंसर्स पे आउट हुए, अनएक्सपेक्टेड बाउंसर्स जो कि ऊंची लेकर आए थे उन्होंने, और आप देखें बाबर आउट हुए, उसके बाद फकर आउट हुए, खुशदिल आउट हुए, हर लड़का बाउंसर्स के ऊपर आउट हो रहा था। तो उनकी वो प्लानिंग थी और ऐसा लग रहा था प्लान किया हुआ है कि हमें शॉर्ट बॉलिंग करानी है और उसी पे हम आउट भी हुए। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, मगर मैच बहुत जबरदस्त था, हाथ में आ चुका था। अभी जब कैप्टनसी की बात हो रही है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक दफा वो एक इश्तिहार आता था कि अगर आपने कोई प्लॉट लेना है तो आपको क्या चीज देखनी चाहिए, तो वो कहते थे कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। और हम क्रिकेट में कहते हैं कि क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हैं तो उसमें एक चीज का ख्याल रखना होता है, वो है सिचुएशन, सिचुएशन एंड सिचुएशन। सिचुएशन जो थी बड़ी जबरदस्त थी कि हमने उनके शुरू में रन थ्रू कर दिया था, स्पिनर लगाए। तो इंडिया ने क्या किया, पिछले के सारे एक राइट आर्म लेग स्पिनर था, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, तो उन्होंने जडेजा को भेज दिया इसलिए कि वो लेफ्ट हैंडर था। उन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त चेंज की, तो हमें फौरन जैसे ही वो आउट हुए थे कोहली, तो उनको हमें तब्दील करके एक तरफ से जो है फौरन फास्ट बॉलर को लगा देना चाहिए था, ताकि उनकी जो स्ट्रेटेजी उसको हम वो चेक करते। मगर बाबर ऐसा लगता था स्क्रिप्टेड है कैप्टनसी कर रहे हैं, कि जो लिख कर लाए थे कि मैंने 4 ओवर चाहे कुछ हो जाए उससे कराने हैं शादाब से, उन्होंने पूरे 4 करा दिए, जिसके वजह से वो जो प्रेशर हमें बिल्ड करना था जडेजा को, हो सकता है हम आउट करते, वो नहीं कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा कप्तानी का जो एक फ्लॉ था, वो स्लो ओवर रेट भी था। और फिर हमारी फील्डर की प्लेसमेंट आखिरी 5 ओवरों में, वो भी हमें बहुत महंगी पड़ी है स्लो ओवर रेट की वजह से।
नहीं वो तो देखिए वो तो हो जाता है स्लो ओवर रेट की वजह से, और मगर जो एक और वजह बनी है वो आखिरी ओवर हारिस का था। और आप यकीन करें पहले हमारे साथ आकिब जावेद थे, मैं उनसे बार बार एक सवाल उन्होंने पूछा था कि आपका लड़का है, आपने इसको बनाया, आप ये मुझे बताइए कि ये आखिरी ओवर में जाके शॉर्ट बॉलिंग क्यों करता है, इतनी अच्छी यॉर्कर्स करता है। कल उसने 2 चौके, बहुत उस वक्त बड़ी अच्छा सिचुएशन लेके बाबर चल रहे थे कि आखिरी ओवर उन्होंने नवाज का इसलिए रखा था कि मिनिमम रन बनेंगे और उनको तकरीबन 15 ओवर रन मिलेंगे आखिरी ओवर में, मगर उन्होंने 2 चौके खा लिए शॉर्ट बॉल के ऊपर। यही सवाल मैंने उनसे कहा था कि आखिरी ओवर में हारिस क्यों शॉर्ट बॉल करते हैं। आप देखें सवाल फिर सिकंदर ये भी है कि हारिस की जगह जो कि हमेशा कोई ना कोई तनकीद या कोई शॉर्टफॉल हो ही जाता है वहां से, तो व्हाई नॉट हसनैन, मतलब रिप्लेसमेंट भी की जा सकती थी कंसिडरिंग कि और भी बड़े न्यूबीज जो थे वो कल यूज हो रहे थे, जैसे कि नसीम शाह को हमने देखा, धानी को देखा, तो इधर ये भी एक ट्राई किया जा सकता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो सकता था, मगर उन्होंने कहा कि हम उनको खिलाएंगे कि जो हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, जो हमारे साथ खेलते हुए आ रहे हैं। मगर हम, अगर आपको याद हो हुमा, हम तो बार बार कहते हैं कि लड़कों को खिलाओ ताकि उन्हें एक्सपीरियंस है। धानी ने अच्छी बॉल की है, खराब बॉलें नहीं की है, अच्छी बॉल की है, मगर उनको और एक्सपीरियंस हो जाता अगर आप उसको हर सीरीज में एक मैच देते रहें। यही चीज हम बार बार कहते हैं। और हसनैन के साथ जो था, देखिए एक चीज आ सकती है हसनैन के ऊपर कि उनके ऊपर एक लेबल सा लग गया है कि वो चेक करते हैं, तो हो सकता है कि जो बैट्समैन हैं, जो इंडियन हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। मगर अब जो हांगकांग का मैच है उसके अंदर उनको ये चीजें करनी चाहिए, जो लड़के नीचे। अच्छा ये बताइए कि इफ्तिखार को क्या हम फुल फ्लेज बैटर की हैसियत से खिला रहे थे कल, क्योंकि गेंद हमने उससे करा ही नहीं, तो वो जरा डिसीजन हमें जरा एक्सप्लेन कर दे कि वो क्या डिसीजन था, और मिडिल ऑर्डर पे भी जरा रोशनी डाल दें। हैदर को क्यों लेकर गए आप? हैदर इज अ बैट्समैन, जिनको ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं, वो ऑलराउंडर हैं कि जो बॉल ही नहीं कराते। तो मैं तो हैरान हूं, मगर वो अच्छा खेला, 30-35 उसने रन किए हैं कल, 28 रन किए हैं उसने, मगर ये कि उसको बॉलिंग हम डर के मारे नहीं कराते। तो वो उनकी एक पोजीशन जो है, हम तो शुरू से कह रहे थे कि जो हमारे इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ और शादाब, ये हमारे वो वाले बैट्समैन नहीं हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा रन करके दें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट को कह रहे थे वो आखिरी के 4 ओवर के लिए होते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे प्लेयर हमें नहीं चाहिए कि जो सिर्फ 4 ओवर के लिए हों, ऐसे प्लेयर चाहिए कि वो जो पूरे क्रिकेटर हों, प्रॉपर हों। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला। अच्छा, एक और इशू हमने कल उठाया था कि भाई आपने मलिक को और हफीज को निकाला, मगर वो तो निकलना तो होता है, मगर आपने तैयारी क्या की? आपने किसी लड़के को बनाया, बगैर बनाए उनको निकाल दिया। तो अब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा सा गैप नजर आ रहा है हमें कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई सॉलिड प्लेयर कोई है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज सिकंदर, कल बड़े फिटनेस के इश्यूज नजर आ रहे थे, मतलब हर किसी की टांगे जो हैं वो पता नहीं क्या कांप रही थी या क्या हो रहा था। नसीम शाह, मतलब ही इज अ यंग बॉय, सो व्हाट हैपेंड टू हिम? इट वाज ओनली अ 20 ओवर मैच, नॉट कि कोई 50 खेल रहे हैं। फिर रिजवान को भी कुछ हो गया, ओवर भी पूरे किए। मौसम का असर, मतलब किस चीज को ब्लेम करें? इज इट फिटनेस? वाज द मौसम अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस? क्या हो रहा था? मतलब डर लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम फिजियो रूम में ना बदल जाए। हाँ। नहीं, इस वक्त 2 को रिहैब कर रहे हैं, ये तीसरा रिहैब में आ जाएगा। तो देखिए बात कल जमान में बड़ी अच्छी बात है, किसी ने बोला कि यार वो इंडियन क्रिकेटर बोले थे, हमने नसीम शाह को नहीं देखा, तो बाद में इंजमाम ये कह रहे थे कि भाई वो 6 महीने लगातार तो खेल ले, वो हमेशा ब्रेक डाउन कर जाता है। इस बच्चे के साथ बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, मगर फिटनेस के मसाइल इस बच्चे के साथ चल रहे हैं काफ़ी अरसे से। जब भी वो आता है 2-4 महीने के बाद वो अनफिट हो जाता है। कल भी इसको क्रैम्प्स पड़ गए हैं, मुझे नहीं पता हैमस्ट्रिंग है, क्रैम्प्स है, या इसका काफ मसल पुल हुआ है। उसको जो एक्सरसाइजेस कराई जा रही थी उसमें ये सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता, और ये वाकई बड़ी ही एक परेशानी की बात है कि इस वक्त 2 लड़के ऑलरेडी रिहैब में हैं, टीम के साथ चल रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका जो घुमरा जो है वो इंडिया में है, अपना इलाज करा रहा है। हमारे वाले टीम के साथ रह के इलाज करा रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में बकौल उनके कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जो उनका इलाज कर सके, तो इसलिए वो टीम के साथ लेके चल रहे हैं। तो अब ये तीसरा लड़का होगा जो रिहैब में आएगा, होप के वो सर्वाइव मतलब बेहतर हो जाए। विद द सेम टोकन हम हमेशा रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं, तो इसमें तो बड़े फायदे ही हो जाते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते लड़के और बहुत ज्यादा ओवर प्ले भी ना होते। तो इस पे गौर होना चाहिए। किस चीज पे हुमा? जी, रोटेशन पॉलिसी, ताकि हर किसी को चांस भी मिले। जी, और फिटनेस के मसाइल भी कम हो, ये कहना चाह रही हूं। हर प्रोग्राम में हम कहते रहे हैं कि इन लड़कों को रोटेशन पॉलिसी पे आप खिलाते रहो ताकि वक्त पे वो तैयार रहें।
मगर हम नहीं करते ना, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है लड़कों का, वो उसी को खिलाते रहते हैं। अब उनको ये चीजें नजर आ रही हैं, मगर ओवरऑल पाकिस्तान छोटे स्कोर के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट की है। नहीं, बहुत अच्छी फाइट की है। ऐसा होता है कि मतलब ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मतलब कोचेस की सूरत में, ये बाबर को कोई पैगाम भिजवा देते, कोई मशवरा दे देते, या अब नहीं, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है, बस जो कप्तान ने डिसाइड कर लिया है फील्ड में ये वही करेगा कि क्या तय, उसी ने तय करना है कि क्या होना। उनको भेजना चाहिए था, हो सकता है भेजा हो, मगर ये कि हमारे यहाँ जो रीत है, जो मैंने देखा है, जो कप्तान होता है, बड़ा प्लेयर होता है, कि वो कंट्रोल करता है चीज़ों को। हाँ। जो कोच होते हैं, मैं जब टीम के साथ था उस वाले में ये सारे बड़े क्रिकेटर्स थे, इंजमाम से लेके वसीम अकरम और वकार यूनुस और शोएब अख्तर, अफरीदी, सब थे। ये हमसे कहते थे कि अगर आपने हमारे साथ चलना है तो आप हमारी बात मानेंगे। लिटरली मेरे सामने उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही है। तो ये लड़के कंट्रोल करते हैं आपको, आप ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखा सकते इनके सामने। मगर यहाँ पर बाबर ने बहुत ज्यादा एक और देखें, बाबर की एक गलत फील्डिंग से भी हमें फर्क पड़ा, उन्होंने बिल्कुल अजीब से उन्होंने मिस फील्डिंग कर दी जिसकी वजह से चौका हुआ। तो बाबर को जो है वो फुली कंट्रोल करते हैं और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 30 सेकेंड्स में बता दें कि हमारे सिलेक्शन के इश्यूज भी हैं, जो इन तमाम चीज़ों के अलावा सिलेक्शन के इश्यूज भी अगर ठीक हों तो शायद कुछ बेहतर नतीजे निकलें। बिल्कुल होने, देखिए सिलेक्शन जो है वो बाबर कर रहा है, रिजवान कर रहा है। हमने जो सुना है, देखें हमारी छोटी सी कम्युनिटी, हमें सब पता लग जाता है कि सिलेक्शन जो टीम इन्फ्लुएंस जो है वो बाबर और रिजवान का है, और ज्यादा रिजवान का है। तो ये हमने बहुत ज्यादा सुना है। तो अब सेलेक्टर्स जो है, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वो एक अथॉरिटी बने और अपनी चीजें इम्प्लीमेंट करें, वो लड़कों की, और जो लड़के देखें ये मेक एंड ब्रेक है और रमीज राजा खुदा इस इवेंट में फेल होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है ही विल लूज हिज जॉब। तो वो देखिए वैसे डज नॉट मेक सेंस कि बाबर मतलब इनपुट होना चाहिए, लेकिन तमाम सिलेक्शन बोर्ड की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। ये थोड़ी है कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में जो फिट आएगा बस वो सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी नहीं होगा। यही हो रहा है एक्चुअली। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, बहुत शुक्रिया सिकू। मतलब मैं सिर्फ ये कहना था ठंडे हो जाए सारे, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट। मतलब अभी तो एशिया कप स्टार्ट हुआ है। बट पता है क्या, इस पे भी जरा गौर करना चाहिए कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में जो फिट आ रहा है उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, बाकी नहीं किया जा रहा है। दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब्दुल्ला सुल्तान ने कह दिया और करें। ये मैंने नहीं कहा, मतलब ये जो क्रिकेटिंग हलके हैं उसमें ये बात हो रही है, और हमें भी इन्हीं लोगों के थ्रू सर्टनली ये खबरें और ये बातें मिलती हैं, क्योंकि हम उस कम्युनिटी का पार्ट तो नहीं है। वैसे जस्ट ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन नसीम शाह की पहली बॉल पे पहला आउट करना वो बड़ा सैटिस्फाइंग था। कितना दिल में एक तसल्ली, सुकून सा, एक सुकून सच आ गया था और एक उम्मीद सी आ गई थी। लेकिन उम्मीद का तो पता नहीं, लेकिन सुकून जरूर था। सुकून बहुत हुआ था, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता चल गया था कि हमने टारगेट इतना कोई जबरदस्त टारगेट नहीं दिया, तो लिहाजा पहली बॉल पे ये हो जाना वो इसलिए हम ये बार बार भी आपको दिखा रहे हैं। सो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हमने दोबारा से आपको एक फहरिस्त रिमाइंडर के तौर पर बतानी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। बाज़ चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, वो अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपकी एफर्ट भी ज़ाया नहीं होगी और लोगों के काम भी नहीं आएंगी, तो फ़ायदा क्या होगा। जैसे कि अभी कंबल और रज़ाइयों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी पड़ने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में अगर आप डोनेट करें तो मे भी वहाँ, लेकिन अदरवाइज़ आप चादरें भेजें, मच्छरदानियाँ भेजें, खुश्क ईंधन की ज़रूरत है। लिटरली यू कैन कंट्रीब्यूट एज लिटिल एज अ माचिस का डब्बा। और प्लीज़ विमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स ज़रूर भेजें, कॉटन रोल्स भेजें। मतलब इन सारी चीज़ों, कभी कभार हमने देखा है कि ऐसे डिज़ास्टर जब होते हैं तो ख़वातीन की जो ज़रूरियात होती हैं, जो कि एसेंशियल्स मैं कहूँगी, उनको भूल दिया जाता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट। वो भी ज़्यादातर रिलीफ जो एफर्ट्स होती हैं उसमें ख़वातीन भी बहुत हिस्सा ले रही हैं, लेकिन ज़्यादा मर्दी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, तो वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। और बिल्कुल नज़रअंदाज, इक्वल अमाउंट में औरतें भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें भी जानी चाहिए। और दूसरी, कल हमने पूरी एक ट्रांसमिशन की थी पुकार के नाम से, शहजाद रॉय भी हमारे साथ थे, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात थी कि कभी कभार ये मैनेज उस तरह चीज़
नहीं हो सकती। बहुत उन जगहों पे बहुत ज़्यादा सरप्लस सप्लाईज पहुंच जाती हैं जहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती, जहाँ बहुत ज़रूरत होती है वहाँ कुछ भी नहीं पहुंचता। तो दिस नीड्स टू बी मैनेज्ड राइट। और कपड़े भी अगर आप दे रहे हैं ना, सिले हुए कपड़े आप ज़रूर दें क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, लेकिन अगर बैग्स बना रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं, तो आप उन पे लिख दें, मोटे मार्कर के साथ लिख दें कि ये ख़वातीन के कपड़े, इस साइज़ के कपड़े, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, या इस उम्र के बच्चों के लिए 15 से 18 साल के बच्चों को ये कपड़े आ सकते हैं, या 5 से 10 साल के बच्चों के कपड़े, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त सॉर्टिंग का काम नहीं हो सकता। आप जितना काम अपने घर से करके भेजेंगे उतनी आसानी होगी फॉर पीपल हु आर डूइंग इट। तो उसमें ऑब्वियसली आपका भी कमाल है कि किसी ने कोई सोच के बाद ये चीज़ जो है चीज़ें भेजी हैं। लाखों लोग जो हैं वो बेघर खुले आसमान तले पड़े हैं जिन्हें ऑब्वियसली टेंट्स की फौरी ज़रूरत है। और ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोर टेंट्स को दुगनी कीमतों, दुगनी क्या मतलब ट्रिपल प्राइसेस तक पहुंच गई हैं। लाखों टेंट्स की तैयारी ऑब्वियसली यकीनन पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। आजकल बारिशों और सैलाब की मुश्किल आई है। मुल्क में इमदादी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी है। कराची से ट्रकों के काफिले मुस्तकिल रवाना हो रहे हैं। फ्लड इफेक्ट्स जितने भी हैं, जो हमारे सैलाब है या जो भी है, उनके लिए हम बना रहे हैं एमरजेंसी बेसिस पे 24/7 इस वक्त हम काम कर रहे हैं। इमदादी सामान में खुराक, दवाएँ और रिहायशी टेंट है। इब्तदाई अंदाजे हैं कि सूरत हाल से करीब 3.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए हैं। हमें मिनिमम 3 लाख खैमे चाहिए, और 3 लाख खैमे कोई ऐसी फिगर नहीं है कि जिसको हम बहुत जल्द अचीव ना कर सकें, विद इन अ मंथ पूरा कर सकते हैं। सनती टेंट साजी पाकिस्तान में 60 की दहाई से हो रही है। इब्तिदा में हज के खैमे तैयार किए गए, बाद में पाकिस्तान जंगों, कुदरती आफात और दीगर ज़रूरियात के टेंट तैयार करता रहा। टेंट इंडस्ट्री जो है वो दुनिया को केटर करती है, ठीक है। हम अल्लाह का बड़ा करम है कि इस पाकिस्तान के अंदर वो इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जिनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी इस काम में आ चुकी है। तो कोई तो स्टैंडर्ड होगा जो आज यूनाइटेड नेशंस को हम लोग देते हैं। पाकिस्तान में NDMA भी कई सालों से टेंटों की ख़रीदारी कर रही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, उनके टेंट हर साल बनते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है। सोचना चाहिए कि टेंट्स कहाँ हैं, इनको क्यों नहीं लगाया जा रहा, और क्यों आज कौम दर बदर जो है उनको शेल्टर्स की तलाश है। मानसून अपने इख्तिताम पर है, जिसके बाद 2 महीने गर्मी की शिद्दत रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि मुतासरीन के आर्जी रिहाइश का इंतज़ाम ऐसा हो जो मुकम्मल बहाली तक उनका घर बना रहे। कोई 50 टेंट लेने आ रहा है, कोई 100 टेंट ले रहा है। इससे बहुत अच्छा ये है कि इसको नेशनल लेवल के ऊपर पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसको स्टेट परचेज़ करे। इससे क्वालिटी मेंटेन होगी, चोर बाज़ारी ख़त्म होगी, और आप 10 आउट ऑफ 10 अपनी इफेक्टिव्स को सर्व कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए कोई मरकज़ी इंतज़ाम चाहिए। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ रियाज एंडी, प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए। ये सारी सूरत हाल है। थैंक यू रियाज एंडी। और बलूचिस्तान, सबसे पहले डेविस्टेशन की खबरें बलूचिस्तान से ही आना शुरू हुई थीं, और उसके बाद फिर सैलाब ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया और तबाही आई। बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी अपडेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़रा खैरपुर चलते हैं, जहाँ राना जावेद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे हैं। ओवर टू यू राना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खैरपुर के ईदन गोट मेट्रो में मौजूद हूँ, जहाँ बारिश की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, और ये मकान की आप दीवारें देख रहे हैं कि ये दीवारें गिर गई हैं, घर तबाह हो चुके हैं। एक घर के मनाजिर आपको कैमरामैन साजिद दिखाएं कि ये देखें दीवारें गिर चुकी हैं, ये कमरे नीचे हैं, बारिश का पानी इनमें जमा है और कीचड़ अंदर जमा है, और साथ ही जो पिछले हिस्से की दीवारें हैं वो यहाँ गिर चुकी हैं। इस वक्त अगर नीचे की भी आपको सूरत हाल दिखाऊँ तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है कि घर में जो है ये कीचड़ जमा है, यहाँ चलना भी महाल है। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बच्चा तो हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, तो आप खुद देख रहे हैं कि हमारे लिए अभी सोने के लिए भी कुछ भी नहीं, बस ऐसे बैठ के रातें गुजार रहे हैं मच्छर में, कीचड़ में। बस आधे भूखे हैं, आधे ऐसे खड़े हैं, अलाक दे रहा है, थोड़ा सा आ रहा है तो खा रहे हैं, नहीं तो ऐसे बस बैठे हो गए। अंदर जो सामने कमरे हैं, ये कमरे एक तो लाइट नहीं है, यहाँ पर अंधेरा है, हवा नहीं है। इनके घरों के अंदर की सूरत हाल आपको दिखाएं तो यकीन जानिए बहुत बुरी सूरत हाल है। ये छोटा सा कुछ फिट का कमरा है,
नीचे कीचड़ जमा है, साजिद आपको दिखाएं, और पीछे दीवार भी टूटी। कभी भी किसी भी वक्त छत गिर सकती है, दीवार गिर सकती है। इसी कमरे में इनके बच्चे रहते हैं, इनकी ख़वातीन रहती हैं, जो घर की बच्चा कुचा सामान है वो भी यहाँ मौजूद है, जो गीला हो चुका है। बहुत ज़्यादा ताफुन फैला हुआ है, जो नाकाबिले बयान है। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इन्हीं कच्चे घरों में ये छोटे बच्चे रहते हैं, इनके ये छोटे छोटे जानवर यहाँ रहते हैं मुख्तलिफ। ये देखें छोटे बच्चे आपको नजर, और ये बच्चे बकौल इनके जो वालिदैन का कहना है कि कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिल पाता है। तो ये सूरत हाल है। ये लोग शिद्दत से मुंतज़िर हैं हुकूमती इदारों के, फलाही तंजीमों के, कि वो आएँ और इन्हें इनकी मदद करें, इन्हें कम अज़ कम खाना पीना फराहम करें, ताकि इनके बच्चे जो है पेट भर के खाना खा सकें। और ये एक घर, एक ख़ानदान की कहानी नहीं है, सैकड़ों करोड़ों अब तो लिटरली लोग और ख़ानदान इससे मुतासर हैं। सो प्लीज़ बढ़ चढ़ कर मदद करें। हमारे लोगों को इस वक्त हमारी सपोर्ट, हमारी मदद की ज़रूरत है। अगले घंटे में हम बलूचिस्तान का हाल भी आपको बताएंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। स्टे विद अस। Welcome back. Good morning once again. If you guys are just joining us, हम आपको पाकिस्तान के हर सूबे से आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि रिलीफ जो है ऑपरेशंस हैं वो किस तरह चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमने ये भी पता किया पिछले घंटे में कि अब मज़ीद बारिश होनी है कि नहीं होनी। अभी भी जो पहाड़ी के इलाके हैं वहाँ पर उतनी तो नहीं, लेकिन वहाँ पर अभी भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन हल्की वो इंटेंसिटी जो थी, बिकॉज वी हैव टू क्लैरिफाई दैट, एक खौफ आ जाता है अगर हम सोचेंगे अब मजीद कहीं बारिश होनी है, तो वो इंटेंसिटी जो है मेट ऑफिस की डीजी ने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने बताया वो इंटेंसिटी खत्म हो गई है। अच्छा, एक इमीडिएट रेमेडी हम आपको बता दें दोबारा से, क्योंकि वबाई अमराज फैलते हैं, पर्टिकुलरली पेट से जुड़ी बीमारियां और मच्छर और मलेरिया, मच्छर की वजह से मलेरिया, डेंगू। सो बहुत ज़्यादा पैमाने पे तो शायद ये नहीं हो सकता जहाँ गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा पानी है और आपके घर में और आपके इर्द गिर्द मच्छरों की अफजाइश हो रही है, तो आप मिट्टी का तेल, हमने आपको पहले भी बताया था, उस पानी में मिला दें। उसमें अगर पानी खड़ा है 1 लीटर, आधा लीटर, जितना भी आप मिला सकते हैं, सो उससे काफ़ी कमी आती है और मच्छर उसमें नहीं पैदा होता या नहीं पलता और नहीं फिर बीमारियां फैलाता। आप टोटका कहें या जो भी कहें, लेकिन इस वक्त हर किस्म की मदद की ज़रूरत है, तो लिहाजा ये भी करके देख लिया जाए। और इस वक्त बलूचिस्तान से हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बलूचिस्तान से भी अपडेट करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो हर कोने में फैले हुए हैं ताकि हमें एक ट्रू पिक्चर ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है वो पता चले। नसीराबाद और लसबेला की सूरत हाल मालूम करेंगे। हमारे नुमाइंदगान अयूब बलोच, आबिद बलोच और इब्राहिम कंबो हमें अपडेट कर रहे हैं। जी, ज़िला खुदार मानसून बारिशों से शदीद इलाकों में शुमार होता है। अब तक यहाँ पे तकरीबन 14 अफराद जामबक हो गए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है ना ज़ख्मी हो गए। माल मवेशी जो है ना वो हज़ारों की तादाद में भी सैलाबी रेलों के नज़र हो गए हैं। जहाँ पे फसलों की बात की जाए तो खुशदार ज़रूरी इलाका है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम की जो है ना बहुत कीमती फसलें काश्त की जाती हैं, जिनमें कपास है, टमाटर है, गोभी है, चुकंदर है, धनिया है। ये भी जो तूफ़ानी बारिशों से बिल्कुल ज़ाय हो गए हैं और जो ज़मींदार हैं उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मानसून की बारिशों के बायस बलूचिस्तान का ज़िला लसबेला जो है वो खासा मुतासिर हुआ था। ये जो सैलाबी रेलें हैं उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई है। मानसून की बारिशों की वजह से सड़कें जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। हब से लेकर बेला तक जो सड़कें आ रही थी वो सारी मुतासिर हो चुकी थी। काफ़ी मवेशी जो है वो सैलाबी रेले की नज़र हो चुके थे। कच्चे पक्के मकानात जो है वो मुनज़्ज़म हो चुके हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। मुतासिरीन हैं उनमें जो है वो इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। पाक फ़ौज की जानिब से और दीगर जो फलाही इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो इमदादी अशिया खुर्दनोश जो है उन्हें फराहम की जा रही हैं। नसीराबाद के इलाके, बाबाकोट, रब्बी, मीरसन, कबूला, जलमक्सी के इलाके, मीरपुर, कच्छी के इलाके, जलाल खान में और मंजूशोरी में सैलाबी रेला दाखिल होने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए और जो है हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए, जिसके बायस गरीब काश्तकार और ताजिरों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी सैलाबी पानी की नज़र हो गई। अगर इमदादी सामान की बात की जाए तो सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से इमदाद तो फराम की गई, मगर असल सैलाब मुतासरीन में इमदाद फराम नहीं की गई। डेरा मुराद जमाली, डेरा लायार से लेकर सिब्बी तक कौमी शाहरा पर पनाह लेने वाले मुतासरीन बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना देने के लिए भी परेशान हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद होने के बायस ख़तरनाक बीमारियां भी फैलने का खदशा है। जी, सो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से हम अपडेट कर रहे थे।
ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़ाहिर है उनके घर और उनके गांव तो इस काबिल रहे नहीं हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, कुछ नहीं पता ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। सो कौमी शाहराह, नेशनल हाईवेज़, मोटरवेज़ पर लोगों ने पनाह ली हुई है, तो आप गुजरेंगे तो आपको इर्द गिर्द ही बहुत ज़्यादा दूर, आप जो बड़े शहरों में मकीम है लोगों ने बहुत ज़्यादा दूर भी इमदाद के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप खुद जाकर डायरेक्टली इन लोगों की मदद भी कर सकते हैं। लिटरली इफ़ यूर इन कराची, कराची चूँकि आपको पता है कराची का दिल बहुत बड़ा है, कराची में जब ज़रूरत पड़ती है मुल्क को तो कराची के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इमदाद देते हैं। हमने पिछली ऐसी कुदरती आफात जब आई हैं तो हमने देखा है जब ऑब्वियसली लोगों का जज्बा इतना ज़्यादा होता है कि वो लिटरली उन जगहों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। बिकॉज कभी कभार वो ज़रा ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाती है, तो किसी अगर इदारे के साथ आप जुड़ के जाएं जहाँ एक मेथड हो कि किस तरह काम करना है, किस तरह मदद कर सकते हैं, ताकि हर किसी को पता हो कि क्या करना है, तो वो डेफिनेटली बेहतर है। ACs, DCs, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स के साथ आप रब्ता करें, जो ज़िला इंतज़ामिया उसके साथ रब्ता करें तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो सकती है। और टॉकिंग अबाउट अफसरान, तो हम आपको बता दें ब्यूरोक्रेसी के बारे में आम तासुर तो यही है ना कि ये लोग काम नहीं करते या दफ्तरों से निकलते नहीं है, लेकिन बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं अब जो ऑन फील्ड जाकर अफसरान काम भी कर रहे हैं। और इसमें पेश पता है कौन होती हैं? ख़वातीन अफसरान। मर्द भी बहुत ज़बरदस्त अफसर हैं और बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं हम अप्रिशिएट करेंगे। आपको बताएं कि सैलाब के दौरान नौशेरा की खातून असिस्टेंट कमिश्नर, इनका नाम है कुरतुल ऐन वज़ीर, उन्होंने मैं कहती हूँ एक एग्जाम्पल जो है वो सेट की है और क्या उन्होंने फ़राइज़ की अदायगी की है इस दौरान पूरे सैलाब की सिचुएशन और रिलीफ के दौरान के एहसास की, जिसको कहते हैं ना उम्दा मिसाल जो है वो कायम की है। नौशेरा में सैलाब का ख़तरा हुआ तो वो खुद नौशेरा के मकीनों के दरवाजे पीट कर महफूज मकाम पर जाने की तलकीन करती रही, उनको खुद बताती रही, मस्जिद तक में ऐलान किया उन्होंने खुद खड़े होकर। शी जस्ट वॉक थ्रू, वो सारा ऑब्वियसली उस वक्त पानी हर जगह हुआ था, वो वहाँ से चलती हुई गई हैं, एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने लोगों को इम्प्लोर किया है कि निकलो, और जो जगह बाकी सेफ जोन्स जो बनाए हुए थे वहाँ पहुँचाया है और उनकी वीडियोस कुछ सामने आई तो हम बहुत ही खुश भी हुए। बिकॉज मोस्टली हमें इतनी अच्छी खबरें मिलती नहीं हैं और अक्सर हमें शिकायत ये मिलती है कि जो वो जगह चलाने वाले लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, MNAs MPAs होते हैं, वो वहाँ नज़र नहीं आते। लेकिन दिस वाज वन एग्जांपल वी वांटेड टू शो यू। बहुत से लोग नजर भी आते हैं इसमें हम जरा जनरलाइज नहीं करेंगे। सो बहुत से अफसरान लिटरली रातों को जाग कर इस वक्त अपने अपने इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए निकले हुए हैं। इसीलिए एक दफ़ा फिर हम कहेंगे आगे बढ़ो, मदद करो और जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं खास तौर पे एटलीस्ट उन पे तो पूरा उतरे, और बाकी अगर आम शहरी भी मदद करना चाहते हैं तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, किसी चैरिटी के साथ मिल के जाएं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में देखने में आ रहा है सर्टनली किसी एक शख्स का बस का काम नहीं है ना। फलाही तंजीम में मुतासरीन सैलाब के लिए जारी रिलीफ ऑपरेशन में तन मन धन से मसरूफ़ हैं। आवाम को भी सर्टनली चाहिए कि इनकी मदद करें। अब बहुत सारे इदारे हैं, अलखिदमत है, इसके अलावा अखुवत है, ईदी फाउंडेशन है, अब आर्मी तो आपको पता ही है कर ही रही है जगह जगह से। सो हम वक्तन फ़वक्तन लोगों को दावत देते भी रहे हैं, आगे भी बुलाते रहेंगे। सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी साहब हमारे सबसे पहले, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जब भी कोई हादसा हुआ है, कोई आफत आई है, ईदी का नाम जो है वो सबसे पहले मदद करने वालों में नज़र आता है। तो फैसल साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप खुद इस मुहिम में शरीक रहते हैं, हमेशा आगे होते हैं। पहले तो ये हमें बता दें कि आपको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है, आपकी अपनी क्या असेसमेंट है और किस नौयत की तबाही है सैलाब ज़दा इलाकों में? अगर ईदी का हर जगह नज़र आता है तो इसमें सबसे बड़ा किरदार ईदी साहब का है, जिन्होंने इस इदारे को बनाया और इस मकाम तक पहुंचाया कि हम इसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए। जो मैंने सूरत हाल देखी है वो बहुत ही तबाहकुन है। जो है वो लोगों की खड़ी फसलें लाखों एकड़ तबाह हो चुकी हैं और इसमें 10 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं। सिर्फ सिंध की दीगर इलाकों को अगर मैं शामिल करूं तो फिर इस कहीं ज़्यादा जो है वो इलाका इसमें इन्वॉल्व है तबाही में, और जिसमें पंजाब और जिसमें KPK और इवन बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। और जो है इसमें लाखों करोड़ों लोग जो है वो मुतासिर हैं और लाखों लोगों ने अभी तक नकल मकानी शुरू की हुई और डेली बुनियादों पे हज़ारों लोग इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं। जो दरिया से निकलते जा रहे हैं वो नकल मकानी करते नज़र आते हैं सड़कों पे। अपने जिन मुतासरा तहसीलों में हम जा रहे हैं वहाँ से लोग
बड़े पैमाने पे जो है वो निकल रहे हैं और एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली में या गधा गाड़ी में या ऊँट गाड़ी में और ये चिंची रिक्शे में जो है वो कहीं कहीं फैमिलियाँ जो है वो अपनी बच्चों को, अपने प्यारों को महफूज मकाम पे पहुंचाने के लिए तगो-दो में लगे हुए हैं और उनके चेहरों से ऐसा लगता है कि वो 5-5, 6-6 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया भी नहीं। इसलिए इस तकलीफ़ की घड़ी में हम सबको मिल के इनकी मदद करनी चाहिए और ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी आबादी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी मदद करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि इन लोगों को फौरी सर्टनली महफूज मकाम पर लाना सबसे पहला प्रायोरिटी जिसे कहते हैं ना, लेकिन उसके बाद इनकी रिहाइश है, खाने पीने से लेकर इनकी बहाली का काम भी है, इनको वापस अपने इलाकों में आबाद करना भी उतना ही ज़रूरी है। आवाम से किस तरह की इस वक्त फौरी मदद चाहिए और इन द लॉन्ग रन क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? तबाही बहुत बड़े पैमाने पे है। 9 से 10 के करीब से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सिंध की जो हैं वो तबाह हैं। इनकी खड़ी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं और आने वाली फसल में भी मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ कर पाएंगे क्योंकि पानी जो है वो इनकी ज़मीनों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इस वक्त सारे चाहे सेम नाले हों या दरिया हो, सब जो है वो ऊंची सतह पे चल रहे हैं और पानी निकलने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं नज़र आ रहा और इन इलाकों में इतना पानी फैला हुआ है कि निकालना आसान नहीं है। इससे माशी तबाही फैली हुई है इस पूरे ख़ित्ते के अंदर और सदर्न पंजाब में, सिंध में KPK भी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है और बलूचिस्तान जो है वो सबसे पहले मुतासर हुआ था। इसकी एक दो अज़ला जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे। अब मज़ीद जो हैं उसके अज़ला भी बारिश की लपेट में हैं। ये तबाही जो है वो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाएगी और इसने लोगों के रोज़गार को ख़त्म किया है और लाखों लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, जो डेली बुनियादों पे नकल मकानी कर रहे हैं अपने बच्चों, अपने जानवरों, अपने घर वाली ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। अच्छा फैसल साहब, पिछले एक हफ्ते के दौरान एक चीज़ की कमी जो बार बार महसूस हुई है, जिसकी अशद ज़रूरत है, वो है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स। सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स ऑब्वियसली मौजूद भी हैं और यूज़ भी हुए, लेकिन वो काफ़ी नहीं हैं। तो क्या ईदी फाउंडेशन की कोई ऑब्वियसली ऐसी कोई प्लानिंग है कि ये इस किस्म की मशीनरी में इन्वेस्ट किया जाए, कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए जाएँ? हमारे पास हेलीकॉप्टर है, एक तो वो बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ 3 आदमी सवार हो सकते हैं और एक ही स्ट्रेचर जो है वो लगता है। उसे रेस्क्यू में इतना बड़े पैमाने पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता पाकिस्तानी की फोर्सेस के पास बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इस्तेमाल होने चाहिए थे और बड़े पैमाने पे, लेकिन इस दफ़ा हमने इनको कम देखा इस्तेमाल होते हुए और इस्तेमाल हो भी रहे हैं। फैसल साहब, जो रकम या इमदादी सामान चाहिए वो तो सर्टनली आपने बता ही दिया, लेकिन लोग मदद करेंगे भी, हम उम्मीद भी ये कर रहे हैं, लोग मदद कर भी रहे हैं। क्या आपको अफरादी क़ुव्वत की भी ज़रूरत है या आपके पास इतने रज़ाकार और स्टाफ मौजूद हैं कि हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, लोग बस इन काइंड मदद करें, एज इनको सामान भेज दें या पैसे दें, खुद नहीं आए? हमें अफरादी क़ुव्वत की बिल्कुल ज़रूरत है और लोग मदद कर रहे हैं। नवाब शाह से हमने जब काम शुरू किया तो वहाँ के मकामी सोशल वर्कर्स जो हैं उन्होंने हमारे साथ आके जो है वो ज्वाइन किया और पहले दिन से आज 6ठा दिन है, वो हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के। हर जगह सिंध के किसी भी कोने में, इवन पंजाब जो है इनको भेजने के लिए जो है वो राज़ी हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं और हमें जो है वो ना नहीं कहते। हमें खुशी है इन लोगों के साथ काम करते हुए और इस तरह के मज़ीद वॉलंटियर्स जो हैं उन्होंने हमें रजिस्टर्ड भी किया हुआ है, राब्ते में भी है और जैसे जैसे हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी हम इन लोगों को अपने जो है वो उसमें शामिल कर लेंगे। शुक्रिया आपका फैसल ईदी साहब, सलामत रहें, इसी तरह पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तानियों की मदद करते रहें। अगर आप ईदी फाउंडेशन के साथ रब्ता करना चाहते हैं तो आपको पता ही है, इनसे रब्ता करना तो सबसे आसान है। आप जिस भी इदारे के साथ काम करना चाहते हैं आप काम करें, मदद करें, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो आपको ये कहें या लोगों को ये मैसेज दें कि भाई इस पर भरोसा ना करो या इसकी मदद इसके साथ ताउन ना करो। आपका जिसको दिल चाहता है उसके साथ ताउन करें, मदद करें। इस वक्त पाकिस्तान ज़रूरत में है और लिटरली सैलाब की बात करें तो 2010 में भी आया था, फिर ज़लज़ला 2005 का, ये कैटास्ट्रफी शायद ये जो अलमिया है उससे बड़ा अलमिया बन सकता है, क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए सब्जियां और फल भी नहीं होंगे आने वाले दिनों में, लिटरली। और ये हम सब की बात कर रहा हूँ मैं। आज 450 से ज़ायद रुपए फ़ी किलो टमाटर मिल रहा है, तो क्या बनेगा?
मतलब लिटरली ये सोचने वाली बातें हैं। और येट मदद के वक्त इतना भी ना सोचें कि बैठे रह जाएं कि जी अब हम किसको ट्रस्ट करें और किसको पैसे दें या किसको चीज़ें दें, अशिया दें और करें। इस वक्त ज़रूरत जो है वो इस वक्त है और इसीलिए हम पूरे पाकिस्तान में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स इस वक्त फैले हुए हैं और हम हर जगह की खबर आपको ला के दे रहे हैं ताकि आपको ख़ुद पता हो कि कहाँ किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान का भी अहवाल हमने आपको बताया है और सिंध का भी। अभी KP की तरफ ज़रा रुख करते हैं। चारसदा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपडेट कर रहे हैं हमें हमारे नुमाइंदे दानियाल अजीज़। इस वक्त मैं चारसदा के इलाके अंडोखर में हूँ जो सैलाब के बाइस इंतहाई मुतासिर हुआ है। यहाँ पर सैकड़ों घरों को सैलाब के बाइस नुकसान पहुँचा है। कहीं पर घरों की चारदीवारियाँ जो है गिर गई है तो कहीं पर छत और कमरे जो है वो गिर गए हैं। यहाँ पर जो अहले इलाका है उनको मुश्किलात का सामना है। खुराक की अशिया जो है वो भी यहाँ पर दरकार है। दीगर जो ज़रूरियात की सामान और चीज़ें हैं वो भी अहले इलाका को दरकार है और मुंतज़िर है कि हुकूमत की जानिब से इनकी मदद की जाए। हम टांक में मौजूद है। तकरीबन 4 दिनों से हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि पानी ही पानी है। जो ज़्यादातर कच्चे मकानात है वो पानी में गिर चुके हैं, उसके अंदर सामान दंस गया है और इसकी निकालने की कोशिशें की जा रही है। 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि टांग शहर में बिजली का भी मसला है और साथ साथ सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। पीने के पानी का भी सख्त मुश्किलात का सामना है लोगों को। इन लोगों से हमने बात की, इनका कहना है कि इनके घर मुनहदम हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर किसी ने इनकी दादरसी भी नहीं की, कोई नहीं पूछने आया है। डेरा इस्माइल खान की बहुत सारी आबादी DA खान के दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके में भी रहती है और इसी तरह से दरियाए सिंध के दाएं हाथ पे और बाएं हाथ पे भी बहुत सारे लोग आबाद हैं। अब चूंकि पहाड़ी रेलों का सिलसिला काफी हद तक रुक चुका है, अब दूसरा फेज शुरू हो गया है। तरबेला डैम से और चश्मा से बहुत बड़ा रेला डेरा इस्माइल खान की तरफ रवां दवां है। डिप्टी कमिश्नर इलाके के लोगों को अपीलें कर रहे हैं कि इस एरिया को, कच्चे के इलाके को और दरियाए सिंध के दाएं बाएं करीब जो लोग आबाद हैं उसको खाली कर दें। शहर की जो निकासी आपके नाले हैं उनको बंद कर दिया है ताकि दरियाए सिंध में जब पानी बढ़ता है तो वो शहर की तरफ ना रिवर्स कर जाए। मैं इस वक्त लोअरदीर के दरिए पंचकोड़ा से रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि लोअरदीर के दरिए पंचकोड़ा में पानी की बहाव में कमी आ रही है। लोअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में कई राब्ता पुल, दुकानें और 60 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचाया है। लोग अपने मदद आपके तहत यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुख्तलिफ फलाही इदारे जो है उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम कर दिए है और मुख्तलिफ जगहों पर रजाकार जो है वो चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर जितने भी लोगों के नुकसानात हुए हैं, जो अमवात हुई है, उनको रिलीफ पहुँचा रहे हैं। इस टाइम हम लोग दुबेर में मौजूद हैं। दुबेर के हालात के बारे में बताते चलें तो यहाँ अभी बहुत ज़्यादा शदीद सैलाब ने जो है वो लोगों को नुकसान पहुँचाया है। घर जो है वो यहाँ गिरे हैं। जो जहाँ एक पुल था जो 2 सड़कों को कनेक्ट करता था वो कल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उसके पास जो बाज़ार था, 200 दुकानें थी वहाँ, वो ही मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। तो हुकूमत से जो अपील है लोगों की वो यही है कि यहाँ आएँ और जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो जारी रखें। शुक्रदनोश की चीज़ें जो हैं और जो अद्वियात हैं वो यहाँ लोगों को दे ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो बहाल हो सके। अच्छा, तो बहुत सी चीज़ें भी आइडेंटिफाई की हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने। चारसदा से तो दानियाल अजीज़ ने बात शुरू की थी। टांग से हमें ज्वाइन किया था रसूल दावर ने, डेरा इस्माइल खान से सईदुल्ला मरवत ने, लोअरदीर से एहसानुल्लाह शाकिर और कोहिस्तान से अरफा फिरोज़ ज़की। बहुत सी चीज़ें जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब अद्वियात भी हैं, बल्कि किसी ने तो कंबल का भी जिक्र कर ही दिया था अब्दुल्ला, तो शायद कुछ ऐसी पता है जो ठंडे इलाके हैं सर्टनली कालाम वगैरह में और अपरदीप वगैरह में वहाँ तो ज़रूरत होगी, लेकिन या तो बस एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंध और बलूचिस्तान का मुतासर है तो वहाँ पर चादरें और दरियाँ, बिछाने वाली दरियाँ बहुत ज़रूरी हैं। सो अगर आप घर से मोटी चादर भी दे सके ना जो दरी के तौर पर काम आ सके तो वो ज़रूर दें। ये है कि कुछ तो इलाके ऐसे हैं, ठंडे इलाके खासतौर पर, पानी तो काफ़ी देर से ही निकलेगा, इतनी जल्दी कोई एक्सपेक्ट ना करे। और कल जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कल की स्पेशल ट्रांसमिशन में कि ड्रेनेजेस इतने पुराने हैं और इतने चोक्ड हैं कि वो लिटरली महीनों भी लग सकते हैं बहुत सी जगहों से पानी निकलने में जब मौसम बदल भी जाएगा। तो इफ़ यू आर गिविंग जस्ट गिव एवरीथिंग। हाँ, मुतासरीन सैलाब की इमदाद और सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए आपको बता दें, पहले भी हम बारहा तस्करा कर चुके हैं, लेकिन बार बार यहाँ रिमाइंड कराना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप लोग जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ कर मदद कर सकें। पाक अफवाज अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर लाहौर डिवीज़न में भी पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स ने 17 मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब ज़दगान
खान के लिए इमदादी कैंप्स लगाए हैं। सो लाहौर में जितने हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको हम मुखातिब करते हुए कह दें कि अगर आप यहाँ डोनेट करना चाहते हैं तो 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप सामान या पैसे वगैरह पहुँचा सकते हैं। और वही हो रहा है। अब आपको पता ही है पाक अफवाज पर अवाम का ट्रस्ट कितना ज़्यादा है और अवाम की बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा करवा रही है। अतिया की जाने वाली चीज़ों में खुश खुराक है, अद्वियात हैं, पीने का पानी है, दरिया हैं, चादरें हैं, कंबल हैं, मच्छरदानियाँ हैं, कपड़े वगैरह शामिल हैं। और पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स के जवान मुतासरीन तक ये अतियात पहुँचाने में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे लीडर्स जो हैं, वो इम्प्लोर कर रहे हैं लोगों को कि पैसे निकालें और चीज़ें दें और जो भी हेल्प मदद मांग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर ख़ुद भी डिक्लेयर करें कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें इंकरेजमेंट ही होगी और ख़ास तौर पे उन्हीं के लेवल के जो लोग होंगे, पीपल, वेल्थी पीपल हु कैन अफोर्ड, वो इंस्पायर हो सकते हैं कि जी ये इतने निकाल रहे हैं तो हम भी इतने निकालें। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हमारे लीडर्स ख़ुद भी अपनी जमा पूंजी से बताएँ कि हम पर्सनली कितना प्लेज कर रहे हैं, कितना डोनेट कर रहे हैं। इससे इंकरेजमेंट ही होगी। एनीवे, ब्रेक ले लेते हैं एक छोटी सी और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इमरान खान के लिए अहम सियासी हफ्ता आज से ही शुरू हो चुका है और साबिक वज़ीर आज़म को दीगर मुकदमात के अलावा तौहीन अदालत और दहशतगर्दी केस का भी सामना है। इन मुकदमात में इमरान खान को अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होना है। 31 अगस्त को खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, जहां उनके खिलाफ खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत का केस है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और खातून जज को धमकियां देने के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 1 सितंबर को पेशी है। और इस केस में इमरान खान ने पहले राहदारी और फिर अबूरी ज़मानत जो है वो करार कर रखी है और अब अदालतों में क्या होता है वो जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान अपनी सियासी सरगर्मियों को किसी सूरत आपको पता है रोकने के लिए तैयार नहीं हैं। आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, बताइएगा कि इस हफ्ते इमरान खान को तौहीन अदालत केस का सामना होगा और फिर दहशतगर्दी वाले केस में भी अबूरी ज़मानत इनकी ख़त्म होगी, तो दोनों मामलात में ज़ाती तौर पर पेश तो होना होगा इन्हें। क्या इन दोनों मामलात में इन्हें किसी किस्म का ख़तरा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से आपने पूछा, ये दोनों जो मामलात हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस जो हैं उसमें इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त तलवार लटक रही है और काफ़ी संजीदा, यानी जिसे कहना चाहिए कि उनको संजीदगी से इसको लेना चाहिए, वो वाली तलवार लटक रही है। मसलन अगर आप देखें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है जिसका कि आज से आगाज़ हो जाएगा, यानी कि शो कॉज नोटिस जा चुका है। 31 को इमरान खान साहब को इन पर्सन बुलाया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है इस मामले की समाअत करेगा। इसमें इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं अदालत से, जिसमें कि उन्होंने जो जज साहिबा थी उनके लिए ये कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे और फिर शर्म करो जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके बाद माफ़ी ना मांगने की सूरत में भी उनके लिए ख़तरा है। और अगर वो माफ़ी मांग भी लेते हैं तो अदालत की सवाबदीद होगी कि वो उनको जो है वो माफ़ करते हैं नहीं करते, या फिर ये कि कोई भी सज़ा दे सकते हैं, 1 मिनट की भी दे सकते हैं, अदालत के उठने से पहले तक की सज़ा भी दे सकते हैं, जैसे कि यूसुफ गिलानी साहब को मिली थी। तो इस सूरत में वो नाअहल हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तौहीन अदालत के मामले के ऊपर फिल फॉर जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ मिले या उनको सज़ा मिले। अभी ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कोर्ट में मामला आएगा, इमरान खान साहब की अपनी हाज़िरी होगी। अलबत्ता कोर्ट ये ज़रूर कर सकती है कि वो इस दौरान अपनी जब उनकी हाज़िरी हो तो वो कम अज़ कम जो है वो अपना उनको बताए, उनको कोशिश करे ये बताने की, या जिस तरह से सख्त लहजे में कि बार बार इदारों को मलाइन करने के लिए जो है वो कितना ख़तरा हो सकता है। अच्छा आसमा, अदालतों में जो होता होगा वो तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा, लेकिन खान साहब अपनी सियासी सरगर्मियों को किसी तौर पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है, सैलाब में भी नहीं तैयार। तो क्या उनके सभी जो चाहने वाले हैं इस पॉलिसी में भी उनके साथ चलेंगे या कुछ फ़र्क पड़ सकता है कि एटलीस्ट इन दिनों में कोई और बात कोई कैसे कर सकता है? आई थिंक साथ चलेंगे।
देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये बार बार कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, वो बड़े मकबूल रहनुमा हैं, उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि ये बात दुरुस्त भी हो। ज़ाहिर है कि अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो आप ये बात कह सकते हैं, यानी इलेक्शंस के हिसाब से देखें। और लेकिन अवामी रहनुमा सिर्फ अवामी रहनुमा और मकबूल होना सिर्फ एक काफ़ी नहीं होता। अवाम आपसे डिमांड भी करते हैं। अगर आप अवाम के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, अवाम आपके जलसों में जा रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, तो अवाम इन रिटर्न आपसे भी कुछ डिमांड करते हैं। और वो इस वक्त अवाम की डिमांड सबसे ज़्यादा है कि पाकिस्तान के जब 4 सूबे, तकरीबन चारों ही सूबे इस वक्त जो है वो इफ़ेक्टेड हैं और सैलाब में है, घिरे हुए हैं। 2 सूबों में तो बराह रास्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, यानी पंजाब के कुछ अजला हैं और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा है। और इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम में अभी तक आज के बाद शायद वो निकल आए, या आज उन्होंने कोई टेलीथॉन भी रात को उन्होंने उसका ऐलान किया, लेकिन अवाम में वो नहीं गए हैं, वो पब्लिक के पास नहीं गए हैं। और कल हम सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर ख़ुद भी थे। अवाम का बहुत बड़ा शिकवा है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगहों पे हम गए, उनका शिकवा है कि उनके जो अवामी रहनुमा हैं वो उनके पास नहीं आ रहे हैं। तो आप जब आवाम से जुड़े नहीं हैं और अब जब आवाम के पास नहीं जाएंगे तो आप सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए किसी एक जगह जाके अगर आ जाएंगे तो आवाम बहुत ज़्यादा जो है वो समझते हैं सूरत हाल को। लिहाजा ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है और आवाम ये बात नोटिस करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पूरा मुल्क तकरीबन डूबा हुआ है, इमरान खान साहब अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, इमरान खान साहब जलसे पे जलसा कर रहे हैं और जलसों के अंदर भी वो लबो लहजा जो उनका है वो भी किसी सूरत मध्यम नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जिस आवाम से मुखातिब हैं और आप देख सकते हैं कि हालिया जो 1-2 दिन के अंदर जलसे हुए हैं उसके अंदर फ़र्क भी पड़ा है। अच्छा आसमा साहिबा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ ये ज़रूर है कि हुकूमत फ़िलहाल कोई बड़ा चैलेंज देने की पोजीशन में नज़र आती है। ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर तो एक तफरीक वाज़े हो ही गई है, अवाम में ये तासुर भी ज़ोर पकड़ चुका है। अब क्या नवाज़ शरीफ को इस पर तशवीश होनी चाहिए? जी बिल्कुल तशवीश होनी चाहिए। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके भाई की इस वक्त हुकूमत है, यानी PMLN की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। ये जो तफरीक का एक तासुर गया है इससे PMLN को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बहुत हुआ है। और इसके साथ साथ जो नून लीग के अंदर यानी नून लीग का जो सपोर्टर है और जो उसका वोटर है वो इस वक्त जो है ना वो मुतहरिक नहीं है। वो जितना PTI का वर्कर इस वक्त एक्टिव है और जितना वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ चल रहा है या उसकी जितनी इंगेजमेंट है, PMLN का जो वर्कर है वो इंगेज्ड नहीं है और ये एक रियलिटी है। इमरान खान साहब ने अब ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ साहब ने किया है अब ये कि वो कह रहे हैं, आज उन्होंने कल जैसे पैगाम दिया था कि आप बाहर निकलें और मुतासरीन की मदद करें और मरीम नवाज़ साहिबा भी मदद करेंगी, तो अच्छी बात है कि अब उन्होंने ये बात कही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत पहले कह देना चाहिए था उनको। और ये वो दिन है, यानी सियासत तो होती रहती है लेकिन सैलाब के ये जो दिन है इसमें आवाम को अपने रहनुमाओं की ज़रूरत है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब वो कह रहे हैं अपनी जमात को तो वो उनको निकलना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए मौका भी हो सकता है पाकिस्तान की उन सियासी जमातों के साथ जो कि इस वक्त पोलिटिकली जिसे कहना चाहिए कि वो समझती हैं कि उनका इस वक्त अवाम में जाना कोई बहुत ज़्यादा सूदमंद नहीं होगा। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो लोगों के साथ जुड़ जाएं, लोगों के साथ काम करें, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, निचली लेवल के ऊपर जो है वो अपने लोगों को एक्टिव करें, उनको इन्वॉल्व करें और उसके बाद फिर जो है वो मदद का काम, रिलीफ का काम तो ज़ाहिर है कि होना चाहिए और हो सकता है। लेकिन ये जो जुड़ने का काम है, जो उसके दुख दर्द में खड़े होने का काम है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। शुक्रिया आपका आसमा साहिबा। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिन, सियासी सूरत हाल में क्या तब्दीली लेकर आते हैं और क्या इमरान खान साहब की ये पॉलिसी के सैलाब आए या ज़लज़ले उनकी सियासी जद्दोजहद या उनके सियासी जलसे उसी तरह जारी रहेंगे, उनके लिए सूदमंद साबित होती है या इसका नुकसान होता है, ये भी पता लग जाएगा। हाउएवर पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों की आवाज़ बने रहें। और अभी छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं लेकिन हाँ, हमने ये तय कर लिया कि हमारा फोकस सैलाब और इमदादी सरगर्मियों पर ही होगा। और कुछ टू बी ऑनेस्ट और कोई चीज़ दिमाग में आ भी नहीं सकती। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सिंध से जो हमारे रिपोर्टर्स क्या बता रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, वो ज़रा सुनें।
अच्छा जी, हमने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से आपको सूरत हाल पहुँचाई, सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल पहुँचाई, बलूचिस्तान के भी इलाकों से, लेकिन सिंध के कुछ और इलाके हैं जहाँ से हम लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं। मुल्क के चारों सूबों में आपको पता ही है इस वक्त सैलाब की तबाही फैली हुई है और लाखों अफराद, लाखों क्या करोड़ों अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। लाखों तो सिर्फ ख़ानदान हैं जिनके सर पर अब छत नहीं है। अच्छा, बता दें कहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे और अपडेट करेंगे। हैदराबाद से आपको बता दें हामिद शेख साहब करेंगे हमें ज्वाइन, बदीन से एजाज जई, सखर से यासिर फारूकी, मीरपुर खास से मोहम्मद खालिद, ठट्टा से शाहिद सिद्दीकी और जैकबाबाद से मुकेश रुपैता होंगे हमारे साथ। सो हम अपने नुमाइंदगान के पास चलते हैं। मटियारी से अब्दुल रज़ाक भी होंगे। जानते हैं क्या सूरत हाल है। हैदराबाद में 90% इलाका वो क्लियर करा दिया जा चुका है। अलबत्ता हैदराबाद के जो ताल्लुका दही का इलाका शामिल है। इसी तरीके से लतीफ़ाबाद नंबर 11 और 12 की तकरीबन दर्जनों ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर अब तक पानी का निकासी नहीं की जा सकी है। ऐसा लगता है कि जैसे इंतज़ामिया बेबस नज़र आती है। हज़ारों की तादाद में गाँव पानी में बह चुके हैं। इस वक्त इंतज़ामिया को सबसे बड़ा मसला जो इस पर दरपेश है वो है पानी में घिरे हुए शहरियों को रेस्क्यू करने का मसला है। बदीन में हालिया होने वाली बारिशों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सरकारी इतादोशुमार जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक अब तक 17 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और 1,97,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। 19,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा है, जबकि 2,07,000 से ज़ायद एकड़ पर तैयार खड़ी चावल है, मिर्च है, कपास और टमाटर की फसल जिसको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। दरियाए सिंध में शदीद तुगयानी है। सखर बैराज के मुकाम से ऊंचे दर्जे का 5.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद रोज तक बैराज पे यही सूरत हाल होगी। डिवीजन भर में कच्चे के इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी तेज हो चुका है, जिनके लिए इंतजामिया के मुताबिक शहरी इलाकों में आर्जी खैमा बस्तियां कायम की जा रही हैं, लेकिन कच्चे से आने वाले अफराद का कहना है कि यहाँ पे उन्हें किसी भी किस्म की टेंट हो, खाने पीने की सहूलियात हैं वो फराम नहीं की जा रही हैं। सखर में बारिशें थमने के बाद निफ्स इलाकों और वहां पे जो घर थे उनसे तो पानी निकाल दिया गया है, लेकिन निफ्स इलाके और वहां पे जो घर हैं वहां पे कई फुट पानी खड़ा हुआ है। मीरपुर खास और इसके गिरदोनवा में बारिशें तो टल गई हैं, लेकिन कई मुकामात पर कई फीट पानी अब तक खड़ा हुआ है जिसे निकाला नहीं जा सका। मैं इस वक्त रेलवे अंडरपास की छत पे मौजूद हूँ। मेरे दाएं जानिब ये आप दिखा सकते हैं कि कई फीट पानी मौजूद है। इस रेलवे अंडरपास की हाइट जो ऊंचाई है वो कम से कम 12 फीट है। इसका मतलब है कि ये 10 फीट पानी इसमें खड़ा हुआ है। अंडरपास की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि ये शहर के 2 बड़े हिस्सों को मिलाने का एक जरिया है। देही इलाकों में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वहाँ ज़राई ज़मीनें हजारों एकड़ पर पानी में ज़ेर आब आ चुकी हैं, फसलें खराब हो चुकी हैं और जबकि कई कॉलोनियाँ, रिहायशी कॉलोनियों को भी यही सूरत हाल है जो इस वक्त इस ब्रिज की नजर आ रही है। हालिया मानसून बारिशों और बरसाती रेलों के बायस ठट्टा के 4 तालुके ठट्टा, केटी बंदर, घोड़ाबारी और मीरपुर साकरों के अंदर ज़बरदस्त तबाही फैली है। 10,000 से ज़ायद जो घर हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। 1 लाख से ज़ायद मुतासरीन हैं, जबकि 47,000 एकड़ से ज़ायद एराजी पर चावल, गन्ना, कपास और सब्जियों की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मैं जैकबाबाद के कौमी शाहरा के शकूर भंगरानी गांव के बाहर मौजूद हूं। हालिया बारिशों ने जहां मुल्क भर में तबाही मचा दी है, जैकबाबाद ज़िले में भी मुसलसल बारिश की वजह से तबाही मच गई और बलूचिस्तान से जो पानी आ रहा है उसने भी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों को कठोल गड़ी खेरों में तबाही मचा दी है। दिलमुराद, बहादुरपुर को लपेट में ले लिया है पानी ने और वहाँ पर जो है लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़िले हुकूमत की जानिब से उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। बारिशों के बाद जिला मटियारी के शहरी और देही इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। जगह जगह बारिश का पानी है, कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं जहाँ पर सैकड़ों लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत सिंध समेत इंतज़ामिया को अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को और उनके मवेशियों को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ करके यहाँ से निकाला जाए, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। 20,000 से ज़ायद लोग जो हैं इस वक्त कौमी शाहरा समेत दीगर मकामात पर पहुँच गए हैं जहाँ उन्होंने खीमे लगाकर अपनी बस्तियाँ कायम की गई हैं और इस वक्त वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं जहाँ पर उनके पास ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। उनके जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए हैं। लिटरली अगर इंसान ये सूरत हाल देखे और उसके बाद कोशिश तो हम सभी कर रहे हैं कि इन लोगों की मदद की जा सके, लेकिन आपको रात को नींद नहीं आ सकती अपने आरामदेह बिस्तर और अपने AC या पंखे वाले माहौल में। लिटरली
पंखा भी एक लग्जरी बन चुका है। एक वक्त का खाना, 2 वक्त के खाने की हम बात नहीं कर रहे, एक वक्त का खाना भी इन लोगों के लिए एक आसाइश बन चुका है। तो छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, हम क्यों इधर से उधर भाग रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल भी हमने पहले भी आप तक पहुँचाई है, पर्टिकुलरली वसेब और जो जनूबी पंजाब है। अब भी आप तक बताएं कि मलेरिया जैसे अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। मुतअद्दिद गाँव सफ़ाई हस्ती से मिटने के बाद नवीद यूनुस हैं और लिया से फरीदुल्लाह हमें अपडेट करेंगे। जी, ज़िला बखर के अंदर भी इस वक्त दरियाए सिंध जो है वहाँ से 7 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेल है वो गुजर रहा है। इस हवाले से जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने 15 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहाँ पर तमाम अमला को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह जो रेस्क्यू 1122 है उन्होंने 4 मुकामात पर क्विक रिस्पॉन्स सेंटर कायम किए हैं, जहाँ पर रेस्क्यू अमला तमाम अपने मुतल्लिका जो मशीन है उसके साथ मौजूद है। जो दरिया सिंध के किनारे बस्तियां हैं ज़िला लिया और बखर की बाउंड्री पर, वहां पर ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ऐलानात करवाए गए हैं कि शहरी वहां के रिहायशी फौरी तौर पर उन बस्तियों को खाली करके। ज़िला लिया से 4 लाख से ऊपर पानी गुजर रहा है, जो बतदरीज ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील हो रहा है। तेजी से लोग नशेबी इलाकों से अपने ढोर डंगर समेत बाहर निकल रहे हैं, जिसके लिए इंतज़ामिया ने 36 रेस्क्यू सेंटर बनाए हैं, जहाँ किश्तियाँ मौजूद हैं जिसके जरिए लोगों का इनकला किया जा रहा है। ये एक ज़िला नहीं है, ऐसे मुतअद्दिद अज़ला हैं जनूबी पंजाब के भी जहाँ पे लोग बेयारो मददगार हैं और लोगों को आपकी मदद की, हमारी मदद की ज़रूरत है। एक ज़िला होता, एक सूबा होता तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट उधर होती। दिस इज टॉप टू बॉटम द एंटायर कंट्री, ऑलमोस्ट द एंटायर। सो हम यही कहना चाहेंगे, आगे बढ़िए, मदद करें। पाकिस्तान इस वक्त हम सबको पुकार रहा है। वी आर गोना सी यू टुमारो।